नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं तो हमेशा कहता हूं, माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। मंदिर के चंदे में भी चोरी, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा भक्तों ने। मंदिर बनवाने के जमीन में धांधली, गुजरात के ठेकेदारों की माला माल, ठेकों में धांधली और अब मंदिर के चंदा चोरी में धांधली। कहाँ जाएंगे ये चंदा चोरी करने वाले लोग? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार में बातचीत की है। उससे पहले अनुरोध आपसे ही है कि जल्दी से यूट्यूब खोलिए, 4 PM पॉडकास्ट डालिए, लोगो दिख रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। बहुत शानदार मनोज बाजपेयी जी का एक पॉडकास्ट आने वाला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरी और मनोज बाजपेयी जी की। बहुत खुल के बातचीत की है मैंने उनसे, और क्या क्या बातचीत की है सीधा पॉडकास्ट पे आप सुनेंगे। चलते हैं केपी मलिक जी के पास सारी राजनीति की बातें करने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। थोड़ी सिफारिश कर दीजिए, आप दिल्ली के बड़े जाने माने बड़े पत्रकार हैं, सालों से पार्लियामेंट कवर करते हैं, सारे चैनल में आपका जलवा है। अंजना ओम मोदी जी, अंजना ओम कश्यप जी मुझसे नाराज हो गई हैं। लड़ाई खान साहब की और उनकी चल रही है, और वो नोटिस मुझे भी भिजवा दिया उन्होंने। सुनवाई है आज। मैं तो ये समझ में नहीं होता, हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, गरीब की जोरू सबको भौज सबकी भौजाई। जिस किसी को चैनल पर मुकदमा करना होता है वो 4 PM याद आता है। पहलगांव के हमले पर के बाद में कैसा नहीं मैंने अकेला बोला, कई यूट्यूबर ने पूछा था कि भाई पहलगांव में हमला क्यों हुआ, आतंकी कहां से आए, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4 PM की लिखा कि साहब ये चैनल राष्ट्र विरोधी है, इसको बंद कर दिया जाए। कई चैनलों ने कहा कि भाई ईरान के संग हम गलत कर रहे हैं, ईरान का साथ देना चाहिए, ईरान ने हमारा साथ दिया, कई ने कहा। लेकिन फिर गरीब की जोरू, सरकार ने सिर्फ 4 PM को लिखा था ये एंटी नेशनल है, इन्हें बंद कर दिया जाए। चलो सरकार करती है, समझ में आता है कि सरकार ने कभी मेरे खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच कर दी, कभी एसटीएफ लगा दी, कभी हमला करा दिया, कभी इनकम टैक्स करा दी। मैं मान लेता हूँ, चलो सरकार को मुझ पर बहुत प्यार है। जब जब उनका मन करता है कि किसी कान में बेड़ो तो मेरा नहीं, मेरा चैनल याद आ जाता है उनको। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही, गोदी मीडिया को भी जब प्यार उमड़ा तो मेरा ही उमड़ा। आप सोचो, सारे टीचर हैं, बाकी चैनल है तो सिर्फ 4 PM। मुझे नहीं पता ये गोदी मीडिया को मुझसे क्या समस्या है। तो केपी मलिक साहब, मैंने सुना है कि अंजना ओम कश्यप जी आपकी अच्छी मित्र रही हैं, परिचित रही हैं, और आपको तो दिल्ली में वैसे ही पत्रकारों में बड़ा जलजला है, हर आदमी आपको बढ़िया दावत खिलाता है। मेरी सिफारिश कर दीजिए, क्यों मुकदमाबाजी कर रही है, इतना मैंने क्या बिगाड़ा। मैंने यही तो कहा, देखो ये तो अरुणपुरी के पक्ष में है। मैंने कहा इतना बड़ा चैनल है जो एसपी सिंह ने कभी शुरू किया, जो कभी सिद्धांतों की बात करता था, आज उसका चेहरा महीनों सालों तक एक तिहाड़ रिटर्न वाला सुधीर चौधरी बना रहा। मैंने सिर्फ इतनी तो कहा कि अरुणपुरी जी हो क्या गया, दिन भर आपके चैनल पे हिंदू मुसलमान की फसाद कराते हो। और मैंने अंजना ओम कश्यप जी के लिए यही कहा कि खान सर आपसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है, गरीब बच्चों का ना जाने कितने गरीब बच्चों का भविष्य बना दिया। अब वो अलवार्ड पिंटो को गुस्सा क्यों आता है कि तर्ज पर मैडम नाराज हो गई, तो मलिक साहब को सिफारिश वारिश करेंगे आप, या मुझे मुकदमा ही लड़ना पड़ेगा? संजय जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज नई जैकेट लग रहा है आपने निकाली है, शर्ट बहुत जबरदस्त है, बटन खुले हुए हैं, जैकेट है ये बहुत बढ़िया मुंबई की। मैं अभी 2 घंटे पहले मैं 1 घंटे का मनोज बाजपेयी जी का पॉडकास्ट करके आया हूँ। मुझे पता है कि मनोज बाजपेयी आपके भी फेवरेट हैं, तो आजकल जब किसी हीरो के पास जाऊंगा तो मैं कपड़े भी तो थोड़े हीरो टाइप के पहनूंगा। अब मैं इतने मुकदमे हो रहे हैं तो मेरी पर्सनालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया कपड़े। मैं संजय जी उसी पे आ रहा हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके चैनल की जो पर्सनैलिटी है, तो चाहे वो आज तक हो, चाहे वो अंजना ओम कश्यप जी हो, सबको ये लगता है कि अगर हम इन्हें छेड़ेंगे तो एक तो हमारी आवाज दूर तक जाएगी, दूसरा ये होगा कि हो सकता है 2 करोड़ रुपए भी मिल जाए क्योंकि ये इस लायक हैं। अगर यही चीज वो किसी दूसरे चैनल के लिए करें, ना उनकी आवाज जाएगी, ना पैसे मिलने की संभावना बनेगी। तो दोनों संभावनाएं आपके चैनल पे आके दिखती है। जी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये पैसे हैं, ये वाली लाइन वापस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक से कहता हूँ कि 4PM ज्वाइन कर लीजिए, 200-250 रुपए की मदद कर दीजिए। तो बेचारे हाँ, तो 250 में चंदा। अरे भाई, आपके जितने फॉलोअर हैं, अगर सब 200-250 रुपए देंगे तो 2 करोड़ तो 1 घंटे में इकट्ठा कर देंगे आप। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। आप हनुमान हैं, आप अपनी ताकत स्वयं नहीं जान रहे हैं। आपकी ताकत इंडिया जो ग्रुप है, जो इंडिया टुडे ग्रुप है, वो आपकी ताकत को जानता है। आपने जो इतना बड़ा डेंट उसको दिया है, उसकी टीआरपी आपने गिरा दी है, तो वो कहीं ना कहीं इस दिक्कत में है, इस परेशानी में है कि आपने जो उनका नुकसान किया है, इसलिए आप उनके टारगेट पे हैं।
संजय जी, अगर थोड़ा पीछे जाएं, आपने अभी एसपी सिंह का नाम लिया और आज एसपी सिंह का नाम आप ऐसे टाइम पे ले रहे हैं, आज कई पत्रकारों से घिन आती है संजय जी। संजय जी, वो एसपी सिंह वो चीज थे कि जो कह दिया सो कह दिया, और हम जैसे व्यक्तियों को उनके साथ काम करने का, उनको देखने का, और कई घटनाएं मेरे पास याद हैं उनको। मैं आपको एक घटना छोटी सी बता देता हूं, और उनके जमीन से जुड़े हुए का एक बहुत बढ़िया किस्सा मैं बता देता हूं। आपकी अदालत, ये मेरे ख्याल से 93 या 94 का किस्सा है। आपकी अदालत प्रोग्राम आता था जी न्यूज पे रजत शर्मा का, और वो उस दिन जज बनने के लिए उनको बुलाया गया था। ये भगवान दास रोड पे कमानी ऑडिटोरियम था, उसमें सेट लगा हुआ था, और वहां पे उनको अजीत सिंह जी को सवाल पूछने के लिए बुलाया था। शायद वो उस टाइम मंत्री थे नरसिंह राव की सरकार में, और जो है जज बनाने के लिए एसपी सिंह को बुलाया गया था। एसपी सिंह जी थोड़ा पहले आ गए, वो टाइम के पंक्चुअल थे, तब तक ज्यादा लोग आए नहीं, रजत शर्मा खुद भी नहीं आए थे, और वो अपना हरे रंग का कुर्ता और पजामा सफेद पहन के, चप्पल पहन के आ गए। तो गार्ड ने रोक दिया उनको, बोला नहीं नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। कौन है? अब वो, भाई मैं एसपी सिंह हूं और मेरा आज मैं यहाँ पे आमंत्रित किया हूँ रजत शर्मा जी ने। बोला नहीं नहीं साहब, आप नहीं जाएंगे। मेरी नजर पड़ गई उस पर, क्योंकि हम भी उस टीम में थे, हम पहले पहुंच गए थे, और मैंने गार्ड को डांटा, तेरा दिमाग खराब है, यही जज है भाई आज के। तब मैं फिर उनको अंदर लेके आया और पानी वानी पिलाया। तब तक रजत शर्मा और अजीत सिंह भी आ गए। उस दौरान की बल्कि एक फोटो भी मेरे पास है जिसमें चारों लोग हम खड़े हुए हैं, मैं तारुफ करा रहा हूं अजीत सिंह का और उनका। खैर वो व्यक्ति थे, वो शख्सियत थे, उनके यहाँ जोड़ना तो एक बहुत मुश्किल बात है। और जब उन्होंने ये शुरू किया था आज तक, संजय जी, वो दौर भी शुरू है। ये खबरें थी आज तक, और इंतजार कीजिए कल तक। कई लोगों ने ये कहा था, खास अरुण पुरी ने भी ये कहा था कि कोई महिला एंकर होना चाहिए, कोई अच्छी महिला होनी चाहिए जो न्यूज पढ़े। लेकिन लोगों ने कहा कि देखिए, ये चेहरे में दम नहीं होता है, ये खबर में दम होगा। अगर खबर में दम होगा तो फिर एसपी सिंह से बढ़िया कौन होगा, ये कह के निर्णय लिया गया था। और तब एसपी सिंह खुद समाचार पढ़ते थे। ये तो उनका किस्सा मैंने आपको सुना दिया। अब हम बात करते हैं संजय जी, आप जिन पत्रकार की बात कर रहे हैं, जिन एंकर की बात कर रहे हैं, वो अगर किसी को 2 कौड़ी का कहें, वो अगर तमाम चीजें कहें, तो ना उनको माफी मांगने की जरूरत है, ना उनको कोर्ट जाने की जरूरत है, ना उनको कहीं जाने की जरूरत है, क्योंकि वो तो परी है ना, उनको तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किसी को कुछ भी कहें, और अगर आपके विषय में उसका जवाब भी कोई दे दे, तो आप उस पर मानहानि कर दीजिए। आप मानहानि कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मानहानि हुई है। आपका मान कहीं बचा है क्या? आज गोदी मीडिया जिस प्रकार से बना हुआ है, और ये दुर्भाग्य है, हम भी उन्हीं पत्रकारों में आते हैं, लोग हमें कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता। आज हमें शर्म आती है ये बताने में कि हम मीडिया से हैं। संजय जी, मैंने एक बार पहले भी आपके चैनल पे बताया था, मैं एक आईएएस के घर पे लंच पे गया, और उनकी वाइफ के साथ हमारा ताल्लुक हुआ, बैठे, और उन्होंने उसमें लंच में ही कह दिया कि मलिक साहब, पत्रकार तो सारे दलाल ही होते हैं। तो आईएएस गुस्सा हो गए उनके ऊपर, आप क्या बात कर रहे हैं, आप मलिक साहब को जानते नहीं है, ये है वो सफाई देने लगे बेचारे। मैंने कहा सर, इनकी गलती नहीं है, परसेप्शन ही इस प्रकार का बन गया आजकल। तो आज जो हालत पत्रकारों की है, और पत्रकारों ने जिस तरह का माहौल देश में बना दिया है, लोगों को घिन आने लगी है इन पत्रकारों से। आप हद देख लीजिए कि नीट की परीक्षा पे आपकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के लिए, और अगर कोई बोल रहा है तो आप उनको 2 कौड़ी का बता रही है, और जब वो आपको जवाब दे रहा है, आपकी औकात दिखा रहा है आपको, तो आप उन पर मानहानि का दावा कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश में अंजना जी इतनी बढ़िया पत्रकार हैं, सारे मुद्दे उठाती हैं, उठाए ना। भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी 4 दशकों से राजनीति कर रही है, अयोध्या मंदिर पे शिला पूजन से लेके आज तक कितना घोटाला घपला अयोध्या में हुआ है, और जो पिछले 1 हफ्ते से लगातार रिपोर्ट आ रही है, ना कहीं एफआईआर हो रही है, ना कहीं खबर है। दान पात्र से संजय जी करोड़ों रुपए चोरी हो रहे हैं, दान पात्र से करोड़ों रुपए चोरी हो गए, ना कहीं एफआईआर हो रही है, ना कहीं चर्चा हो रही है, सिर्फ कानाफूसी हो रही है। तो कहां चले गए ये चैनल? आप ये अयोध्या वाले राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि दान पात्र देखिए, करोड़ों रुपए।
संजय जी, अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया है, कई पत्रकारों ने आज इस पे खबरें भी की हैं, लेकिन ये आज का मामला नहीं है, ये 1 हफ्ते से मामला चल रहा है, 1 हफ्ते से कानाफूसी चल रही है। अयोध्या में लगातार लूटपाट, भ्रष्टाचार चल रहा है। ये आपके सामने भी आया कई, आपने जमीन के घोटाले कई देखे, आपने पिछले दिनों देखा था एक आईएएस का भी नाम आया था। आईएएस का कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन बीच वाला आदमी और दूसरे कुछ लोग जेल भी गए थे, आपको याद होगा, वो मामले भी दब गए। लेकिन ये सीधे सीधे कैश चोरी का मामला है, वो भी दान पात्र से। आप एक तरफ तो लोगों की आस्था की बात करते हैं कि हम लोगों की आस्थाओं का ध्यान रखते हैं, राम मंदिर पे हमारे आराध्य राम है, और मैं अगर 10 रुपए दान करके आया हूं उनके दान पात्र में, उसी को आप चुरा ले रहे हैं। तो आपकी मानसिकता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप वो पैसे चुरा रहे हैं। और आप अगर इतने अच्छे आदमी हैं, इतने पाक साफ हैं, तो आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं चोरी की? अगर आप एफआईआर करेंगे तो वो तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब इतना भव्य मंदिर बना है तो उसमें सीसीटीवी भी होंगे, किसकी जिम्मेदारी है, कहां पे गड़बड़ियां हो रही हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होती? कौन है ये मठाधीश जो वहां बैठे हुए हैं? आपको भी मालूम है, कोई चंपक लाल है, कोई दिल्ली से मठाधीश गए मिश्रा जी नाम के, ये क्या कर रहे हैं वहां जाके? ये क्या दिल्ली को आपने दूध की रखवाली बनाए हैं क्या? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये दुनिया के लोगों की, जो भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दुनिया में जो भारतीय रहते हैं, उनकी आस्था का विषय है। और अगर इसका जवाब नहीं मिलता है संजय जी, तो ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। क्योंकि आप अंधभक्त कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये सारी बातें चलेंगी, लेकिन आप अगर भगवान राम का ही पैसा लूटेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कई लोग तो ये भी कह देंगे भगवान श्री राम अपने आप बदला ले लेंगे। अब भगवान अपने आप बदला कब लेंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये सीबीआई, ईडी और बाबा का सोटा और बाबा की कानून व्यवस्था फिर ये क्या करेगी? कानून व्यवस्था क्या कर रही बाबा की? बाबा के सिप्पे सलार क्या कर रहे हैं? उनका भी जवाब आना जरूरी है जी। बिल्कुल ठीक बात है। और क्योंकि मुझे ये याद आ रहा है कि इस मामले पर कि जब मंदिर की जमीन खरीदी गई थी, सुबह जमीन 2 करोड़ की थी मान लीजिए, तो वो शाम होते होते जब ट्रस्ट ने खरीदी, सुबह 2 करोड़ में एक व्यक्ति ने खरीदी है, जब ट्रस्ट ने खरीदी तो वो 1000 गुना, सैकड़ों गुना रेट बढ़ गए, एक ही दिन में बढ़ गए। बड़ा घोटाला सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मेयर का नाम सामने आया, और उसके बाद पता चला कि यूपी के कई चर्चित आईएएस आईपीएस जो मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, किसी ने माँ के नाम पे, किसी के सास के नाम पे, सबने जमीनें खरीद रखी, करोड़ों की जमीनें खरीद रखी। जांच हुई, ये खिलाफ जांच कमेटी बनेगी, एक छोटे से पीसीएस अफसर को जांच दे दी गई, आज तक पता नहीं चला कि जांच कहां गई। यानी मंदिर के नाम पर भी ठगी। गुजरात के ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं अयोध्या में कई जगह के। अमिताभ बच्चन एक ग्रुप का विज्ञापन करने पहुंच गए वहां पे, उनके फोटो लग के विज्ञापन होने लगे, और मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपकने लगी। मतलब भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा इन बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने, पापियों ने। कम से कम भगवान के नाम पे तो तरस खा जाते कि बेईमानी करनी है, भगवान को तो छोड़ दो। लेकिन यहाँ तो केपी मलिक साहब जय श्री राम कह के किसी की हत्या कर देंगे, जय श्री राम कह के किसी की लाठी मार देंगे, मुसलमानों को जब अत्याचार करेंगे तो जय श्री राम कहेंगे, और फिर बगल में राम, क्या है वो कहावत, मुंह में राम बगल में छुरी, बगल में छुरी छुरी तो फिर मुंह पे राम और बगल में छुरी। ये ऐसे भ्रष्ट लोग भगवान राम का राम ही नहीं जानते हैं कि भगवान राम कितने उदारशील थे, कितने विनम्र थे, कितने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये लोग भगवान के नाम पे इतनी बेईमानी कर रहे हैं, कभी इनका अंत होगा, कभी इनको इनके किए की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ा वो लगने लगा है मुझे तो। संजय जी देखिए, यूपी में खासकर 3 इंजन की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी और बाबा के जो सिपे सालार हैं वो बड़ा इतराते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और क्या कानून व्यवस्था है आप जानते हैं। अभी एक जज हैं, माननीय जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इतनी टिप्पणी कर दी है यूपी पुलिस पे, और एक हिसाब से जी गृह पे, हाँ जी हाँ, वो मतलब यूपी सरकार पे इतनी टिप्पणियां कर दी हैं, और सीधे सीधे ना कह के उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया, मर्यादित शब्दों में कह दिया है कि सरकार की कठपुतली है पुलिस, नेताओं की कठपुतली है, नेताओं के जूतों में गिरी हुई है पुलिस। यहां तक प्रताड़ित और उनको जो है बदनाम कर रही है, पुलिस के नाम पे ठगी कर रही है लोगों से,
और जो लोग ठग रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पुलिस उनको शेल्टर दे रही है और किसी निर्दोष लोगों के यहाँ छापे पड़ जाते हैं, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी को प्रताड़ित किया जाता है। मतलब सरकार के या नेताओं के, मंत्रियों के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। यहां तक टिप्पणी करनी पड़ी माननीय हाई कोर्ट के जज को। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि लगातार इस तरह की परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। पुलिस में इतना भयंकर भ्रष्टाचार व्याप्त है और सरकार है, और उनके सरकार के जो भोपू मीडिया है वो लगातार जो है कानून व्यवस्था की ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम आपकी बात मानते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, बाकी जो हो रहा है होने दीजिए, बाकी जो एनकाउंटर हो रहे हैं होने दीजिए, कम से कम भगवान श्री राम के मंदिर के दान पात्र की चोरी की एफआईआर करके उसका तो पैसा दिला दीजिए। अरे भाई, छोड़ दो इंसानियत का पैसा, छोड़ दो मुसलमानों का पैसा, छोड़ दो हिंदुओं का पैसा, छोड़ दो ईसाइयों का पैसा, भगवान का तो पैसा वापस दिला दो कम से कम। कानून व्यवस्था अगर इतनी अच्छी चल रही है, और बाबा तो खुद संत हैं, वो तो भक्त हैं, बाबा तो भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, वो राम के भक्त हैं, हर बार अयोध्या जाते हैं मत्था टेकने के लिए। तो आप क्या उनको समझ में नहीं आता कि भगवान नहीं पूछते होंगे उनसे, भाई मेरे तो पैसे दिला दो मुख्यमंत्री जी? क्या रामचंद्र जी कान में नहीं बोल रहे हैं क्या बाबा के? या बाबा को सुनाई नहीं दे रहा है राम बोल रहे हैं लेकिन बाबा अनसुना कर दे रहे हैं? क्या रीजन है? भगवान को तो बख्श दो जनाब जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। मुझे आप पे बड़ा तरस आ रहा है। मुझे तरस इसलिए आ रहा है कि आपके घर में दिन भर दरबार लगता है, आपके दोस्त बहुत आते हैं, आप चाय पियो, खाना खिलाओ, बड़े उदार हृदय के हैं। जो मेरठ जाएगा वहां पे खाना खाओ, और आप मुझे तो इतना प्यार करते हैं कि आप मेरे लिए वो गजक भी आप भिजवा दिया करते हैं लखनऊ में। तो मेरे को बड़ा मजा आता है, आप जैसा उदार हृदय सबको दे। लेकिन मुझे अब आज सोच सोच के मजा आ रहा था कि कल से आपकी डांट पड़ेगी। दिन भर चाय बनवाते हैं, सिलेंडर हो गया 29 रुपए महंगा। अब भाभी कहेंगे कि तुम जो हो अपने दोस्तों को कम करो, दिन भर चाय नहीं बनाएंगे क्योंकि सिलेंडर के रेट रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। क्या कहाँ रुकेगा जाके महंगाई मलिक साहब? संजय जी देखिए, हम मानसिक तौर पे तैयार हैं इन सब चीजों के लिए, और ये आपने ऐसा दिल की दुखती हुई रग छेड़ दी है, ऐसा तार छेड़ दिया है आपने। मैं संजय जी किसान तो नहीं हूं, लेकिन किसान पुत्र हूं, और किसान के गुण मेरे अंदर हैं। किसान के हमारे दादाजी की, हमारे पिताजी की सीख दी हुई है कि घर पे आए हुए अतिथि का सम्मान होना चाहिए, उसकी खातिरदारी होनी चाहिए। अब आपके यहाँ गैस है नहीं है, आप लकड़ी में बनाइए खाना। हमारी माँ जो खाना बनाती थी, गांव में तो हमारी गैस थी नहीं, हमारे यहाँ तो लकड़ी में, उपली में, और सरसों की लकड़ी बहुत होती थी। हमारे यहाँ सरसों बहुत होती थी, तो उसकी लकड़ी सारे साल रहती थी, उसकी लकड़ियों में खाना बनता था। हमारे यहाँ कपास की लकड़ी होती थी, हमारे यहाँ तो फसल की बहुत लकड़ियां आ जाती थी। हमारे यहाँ तो जो जिसका ये रस्सी बनाते थे, जिसको सनई बोलते हैं, उस सनई की लकड़ी होती थी। हर सीजन में एक नई लकड़ी आती रहती थी, और बाकी उपले हमारे यहाँ होते थे, तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। सिलेंडर चाहे ये अभी 29 रुपए बढ़ाएं, चाहे 2900 रुपए बढ़ा दें, खाना तो बनता रहेगा और अतिथियों का सम्मान भी होगा। संजय जी, मैं आज ही किसी से जिक्र कर रहा था कि मुझे लग रहा है ये जब मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बहुत पुरानी बात है, एक गांव हुआ करता था बागपत में, उसका नाम था कोई मुसलमान के नाम पे था कि कुछ नंगला करके था, तो उसका नाम बदला गया और उसको आदर्श नंगला किया गया। उस आदर्श नंगला में आदर्श इसलिए उसको किया गया संजय जी कि वहां पे सब गलियों में द्वार लगाए गए, सुभाष द्वार, राजेंद्र प्रसाद द्वार, जवाहरलाल नेहरू द्वार, और महारानी लक्ष्मीबाई का द्वार। वो गांव संपन्न था उस टाइम पे, पक्के घर, सबके घर में, जिसका घर पक्का नहीं है सब गांव वालों ने मिलकर उसका घर बनवा दिया। जो कुएं होते थे उनके ऊपर छतरी लगी हुई थी, बिजली की लाइन वहां पे आ गई थी शुरुआत में ही। तो वो इतना संपन्न गांव था कि उस गांव के लोगों को शहर में जाने की जरूरत ही नहीं थी, और सब काम वहीं पे हो जाता था गांव में। बहुत ही कम जरूरत के लिए किसी को कपड़ा लेना है, किसी को कोई दूसरी चीज लेनी है जो गांव में पैदा नहीं हो सकती, उसके लिए शहर जाते थे। तो हम तो उस मानसिकता के व्यक्ति हैं कि घर में ही बनी हुई सारी चीजें। आज हम चाय पिलाते हैं, लेकिन पहले तो हम दूध, दही, मक्खन
घर में वो बनता था, उसी से मेहमान की खातिरदारी होती थी। घर में अपनी सब्जियां होती थी, घर में अपना अचार होता था, चटनी होती थी, मट्ठा होता था, मक्खन होता था, उसी से खातिरदारी होती थी। चीनी हम लोग नहीं खाते थे, खांड सारी होती थी, गुड़ शक्कर होता था घर में। तो इतना सामान घर में होता था कि बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। और संजय जी, मैंने तो ये देखा है कि अगर उस टाइम पे हमारे यहाँ 12-15 मेहमान भी आ गए तो पड़ोस की महिलाएं, पड़ोस की हमारी बहनें आ जाती थी और सब मिलकर फटाफट खाना लकड़ी पे बना देती थी, तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो वो मानसिकता आज तक है, और ये मानसिकता हमारी पत्नी की भी है। तो मुझे लगता है इस मामले पे तो डांट पड़ेगी नहीं। डांट तो दूसरे मामलों पे बहुत सारों पे पड़ती रहती है कि तुम ही देश के क्रांतिकारी पत्रकार हो, तुम ही सब कुछ हो, थोड़ा शांत रहो, उस तरह की डांट तो पड़ती रहती है। लेकिन खाने पीने के मामले में संजय जी कभी नहीं पड़ती है। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं, कई बार ये कह देता हूं वाइफ को, क्योंकि दिल्ली में कई बार रहते हैं, ये कहता हूं, क्यों परेशान हो रहे हो, आजकल तो वो फोन करते हैं बच्चे, ऑर्डर करते हैं, तुरंत आ जाता है, बाहर से मंगवा लेते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, बाहर का कुछ नहीं, खाना बेकार होता है, सब यही बनाते हैं अभी घर पे ही। वो घर पे इस बहाने से बना देती है। तो लेकिन ये तो ईश्वर बाकी की लोग कृपा क्या है करें, संजय जी। जिनके लिए बाकी लोग क्या करें, जिनके लिए 29 रुपए महंगा होना बहुत असर डालता है। आपको याद है विज्ञापन आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं तो मोदी सरकार आ गई है, जिसके लिए आपने मोदी सरकार को लाया था, अच्छे दिनों के लिए, अच्छे दिन आ गए हैं। मैंने बताया ना आपको, राम राज चल रहा है, राम का राज चल रहा है, उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा कि जो विरोधी दलों की सरकार रही है, और हम और आपने कभी चर्चा नहीं की है कि राम मंदिर में चोरी हो गई है, दान पात्र में चोरी हो गई है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, और हम राम राज्य की सरकार है, राम भक्तों की सरकार है, उस समय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर के दान पात्र में चोरी हो गई है और एफआईआर नहीं होने दी जा रही है। तो ऐसा दुर्भाग्य, यही तो अच्छे दिन चाहिए थे हमें। तो ये अच्छे दिन तो आ गए ना, तो अब इन अच्छे दिनों को भुगतिए। और ये अच्छे दिन खाली उसके दान पात्र के लिए नहीं है, ये दान पात्र के लिए भी है, गैस के लिए भी है, पेट्रोल के लिए भी है। अभी तो संजय जी खाली गैस पे बढ़ रहे हैं। अभी जब ब्रेड का आपको पता नहीं है, ब्रेड पे एक झटके में 5 रुपए बढ़ गए हैं, अभी 20 रुपए बढ़ेंगे, फिर 100 रुपए बढ़ेंगे, इसमें ज्यादा देर नहीं है। अभी अडानी जी का कब्जा खाद्य पे होना शुरू हो गया है। आपको पता है एफसीआई का टेंडर निकला है, जो 3 कानून में नहीं फंसे थे, किसान कानून में नहीं फंस पाए थे, वो अब फंसा दिया है इन्होंने, और कानून पास कर दिया है। और धीरे से चुपचाप और टेंडर एक निकाल के जो है 80% एफसीआई के गोदाम 30 साल के लिए माननीय महामानव जी ने अपने प्रेमी दोस्त को दे दिए। जाइए खूब खरीदिए सस्ते में किसानों से, औने पौने दाम पे खरीदिए, गोदाम में रखिए और बेचिए। आपने देखा ना, अगर आपको ध्यान हो, हिमाचल प्रदेश में सेब खरीदा जाता है 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, 18 रुपए, और वो फिर वो अपने गोदाम में सब रखा जाता है, और फिर उसकी पैकिंग करके दिल्ली में मैंने नहीं देखा 200, 250, 300 रुपए किलो से सेब कम मिल रहा हो। देखिए कितना बढ़िया धंधा, कितना बढ़िया अच्छे दिन आ गए हैं कि किसान से आप जो है मोटा मोटी 20 रुपए खरीद रहे हैं और दिल्ली में आकर 200 रुपए बेच रहे हैं। इससे अच्छे दिन और क्या लोगे संजय जी। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल, जी। इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है आज, क्या लग रहा है कोई एक सार्थक बहस होगी, विपक्ष को ताकत मिल पाएगी या नहीं? देखिए संजय जी, जो विपक्ष की बैठक हो रही है, इसमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो 17 साल के सार्थक उस लड़के ने आके सरकार के सिस्टम की पोल खोली है, और संसदीय दल की जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में राहुल गांधी भी थे। बताते हैं कि वो राहुल गांधी के बाजू में जाके बैठे, उन्होंने एक एक चीज खोल दी, कई अधिकारी और सिस्टम के लोग भी हैरान रह गए। इस तरह के बच्चों पे विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि विपक्ष के जो लोग अपने निजी स्वार्थ में अलग अलग ढपली बजा रहे थे, उनको एक साथ आना होगा अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से सामना करना है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। अगर वो ऐसे ही एक एक करके रहेंगे तो एक एक करके पिटेंगे। आप शुरू कर दीजिए महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हुआ, एनसीपी का क्या हुआ, उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल का क्या हुआ, उसके बाद बिहार में लालू परिवार का क्या हुआ, अभी ममता बनर्जी का क्या हुआ। ममता बनर्जी तो सोच रही थी कि भाई हम तो जीत जाएंगे, हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमारी 15 साल की जमी जमाई सरकार है, हम तो बहुत मजबूत है। तो आप कैसे टिक पाएंगे ऐसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां शाम दाम दंड भेद चल रहा।
दूसरी चीज ये है संजय जी कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी यही पैटर्न भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। समय रहते विपक्ष इस बात पे चिंता करे कि हम इससे कैसे निपट सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे संजय जी आखिर में ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पे मूक सहमति देती हुई नजर आती है, क्योंकि उसको लगता है क्षेत्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय छत्र जितने कमजोर होंगे, भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का वर्चस्व इतना ही तगड़ा होगा। इस पे मुझे लगता है कुछ कांग्रेस भी इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे रही है और उसकी रणनीति नहीं बना रही है। अब हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया बातचीत की, थैंक यू। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और मुझको यकीन है कि आपने 4 PM पॉडकास्ट यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लिया होगा। बताइएगा जरूर मनोज वाजपेयी जी कैसे लगे आपको, शानदार इंसान हैं। और खास तौर से अब केपी मलिक जी के बारे में बताइएगा, ये बातचीत ठीक थी या गलत थी, आपकी राय क्या है। शुक्रिया, थैंक यू।